अभी ये वीडियो मैं 8 बजे बना रहा हूं, 9 बजे तक आपको पहुंचना है, इसलिए आज हम इसमें कोई वीडियो नहीं डाल पाएंगे, कोई वीडियो क्लिपिंग्स हम नहीं डाल पाएंगे। लेकिन इतना इंतजार मैंने क्यों किया वीडियो बनाने के लिए? आज का वीडियो, आज यानी 11 सितंबर 2025, 11 सितंबर 2025 को, क्योंकि हमास का अभी अभी बयान आया है, हमास के स्पोक्स पर्सन का अभी अभी बड़ा बयान आया है, जो कतार दोहा में जो हमला हुआ है, पूरी रीजनल डायनेमिक्स चेंज हो गई है। ईरान का बहुत बड़ा बयान कतार के समर्थन में आ गया, जो हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे कि पॉलिटिकल बयान ईरान की तरफ से आएगा, वैसे ही बयान आया है। और उसका जो इंप्लीकेशन है, जो कतार ने जिस तरीके से उसको वेलकम किया है, वो अद्भुत है। उसके बाद जो फ्यूनरल हुआ, जो लोग शहीद हुए, वो भी हुआ, कतार में हुआ, और कतार के बड़े नोटेबल्स उन लोगों ने अटेंड किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमास के जो सोल्जर्स हैं, जो ऑपरेटिव्स हैं, उनका जो फ्यूनरल हो रहा हो और कतार की नोबिलिटी उसको एड्रेस करे। देखिए, ये सब चीजें हम जानते हैं, कतार के बारे में हमारी बहुत सारी आशंकाएं हैं, सारी चीजें हैं। अभी भी अरब मुल्क कितना सीखे हैं, कितना नहीं सीखे हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिस तरफ चीजें बढ़ रही हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो ताकतें आगे नहीं आना चाहती उनको भी आगे आना होता है, और कई बार जो लोग क्रांतिकारी शक्तियों का साथ नहीं देना चाहते उनको भी देना होता है। रशियन सिविल वॉर 1918 से 1922 हुई। आप कहेंगे ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि उसमें भी ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे लोग जो नहीं चाहते थे लेनिन और कम्युनिस्टों का साथ देना, उन्होंने दिया। उसके बाद 1857 में कितने ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उनको मजबूर किया कि वो लड़ें, और वो शहीद भी हुए। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए मैं आपको देखिए सीधे ले चलता हूं। हमास ने क्या कहा, देखिए, हमास के प्रवक्ता फौजी बहरूम, इनका फाइनल बयान आ गया है। इन्होंने कह दिया है सारे के सारे हमास लीडर महफूज हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, सारे के सारे हमास लीडर महफूज हैं। खलील हैया, खालिद मिशाल, और जो एक और थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूं, जाहिद जबरीन, तो वो तीनों महफूज हैं। उसके साथ साथ जो 5 शहीद हुए थे, वो उनकी जो, जैसे मैंने बताया, वो 5 ही शहीद हुए थे। दूसरी जो बात है कि जो खलील हैया साहब की वाइफ भी वहां थी, वो इंजर्ड हुई। और उसके बाद जो उनके बेटे जो शहीद हो गए, उनकी भी वाइफ थी, लेकिन वो वाइफ बच गई। तो खलील हैया साहब की वाइफ और उनकी बहू, वो दोनों इस हमले से बच गए। उनका बेटा शहीद हो गया, जैसे हमने कल आपको बताया था। अब देखिए, अब यहां पर जो हमास के प्रतिनिधि फौजी बहरूम जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो अनप्रेसिडेंटेड है, ये एक चैलेंज है जो नेतन्याहू ने हमास के ऊपर नहीं, पूरे सारे अरब नेशन और इस्लामिक नेशन को एक चुनौती दी है। अब इसके बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं। अब गाजा का युद्ध एक आजादी की लड़ाई तो है ही, लेकिन वो अरब मान सम्मान और अरब आजादी की लड़ाई, यानी अभी भी कतार, सऊदी अरेबिया, तमाम जो अरब मुल्क हैं, वो गुलाम है। अरब आजादी की लड़ाई का भी ये एक बिगुल बच चुका है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा है कि ये एक लाइन खिंच गई है, अब इसके बाद कोई समझौता नहीं हो सकता, और गाजा की लड़ाई, गाजा में तो लड़ी जाएगी। और मैं बताऊंगा, आज बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। गाजा की लड़ाई गाजा में तो लड़ी जाएगी, लेकिन गाजा के साथ साथ ये हर अरब देश के राजधानी में लड़ी जाएगी। इसका आप मतलब सोचिए। और ये इस बयान को अरब देशों को वेलकम करना पड़ा है। मैं करना पड़ा है कह रहा हूं, क्योंकि उसमें जरूर कुछ लोगों की मजबूरी होगी। सब लोग एक पेज पे नहीं होंगे, लेकिन कोई इसके खिलाफ भी नहीं जा सकता जो हमास ने कह दिया। अचानक पूरे अरब देश का नेतृत्व, पूरे अरब कौम का नेतृत्व हमास के हाथों में आ गया। जो हम चाहते थे, जिसके बारे में अमरीश मिश्रा स्पीक्स लंबे समय से कह रहा है कि अगर अरबों में कोई क्रांतिकारी है तो हमास है, बाकी सब जो है वो है। उनके बारे में हम बहुत बोल चुके हैं। और हमास को ईरान का साथ है। 2 क्रांतिकारी ताकतें, ईरान और हमास। और
ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज कतर के भी डिफेंस मिनिस्टर से क्या बात की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी देखिए, जो फौजी बहरूम हैं हमास के लीडर, उनकी पूरी बात मैं कंप्लीट कर लूं पहले। उन्होंने कहा है कि ये पूरी जो नेगोशिएशन प्रोसेस जो पूरा चल रहा था कि गाजा में पीस, गाजा में पीस, और गाजा में ये चाहिए वो चाहिए, और नेतन्याहू भी कहता था कि हम प्रिजनर्स को हम छुड़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, सब फर्जी था, कुछ नहीं। ये सीधे सीधे उसका मकसद केवल यह है कि ग्रेटर इजराइल और पूरे युद्ध को, एंडलेस वॉर, ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म ना हो, इसको वो वेज करना, क्योंकि वो पागल हो गया है, उसको सत्ता में बने रहना। हिटलर जैसी उसकी स्थिति हो गई है, वो सत्ता से जैसे ही हटा वो जेल में होगा। हिटलर की भी यही स्थिति थी कि वो जेल में होगा, और नेतन्याहू की भी यही स्थिति हो रही है। तो इसलिए यहां पर सीधी बात है कि अब कोई और कुछ बातचीत का रास्ता नहीं बच गया है। उसके बाद यह भी कह दिया है हमास ने कि अब हम इजरायली सरकार को सरकार नहीं मानते, एक हम गैंग मानते हैं। इट इज अ गैंग, एक गिरोह जो काबिज हो गया है, जिसके पास कोई कानून, कोई नियम नहीं है। वो अपने देश के कानून नियम नहीं मान रहा है। जो जायनिज्म, जो कि गलत है, लेकिन जायनिज्म ने भी जो कानून कुछ बनाए अपने लिए, वो भी नहीं मान रहा है। तो मतलब इट इज जायनिज्म प्लस क्रिमिनलिटी प्लस नाजिज्म प्लस फासिज्म, क्या कहा जाए? इससे बड़ा ईविल कोई हो सकता? हमने तो नाजिज्म को प्लस कह दिया। नाजिज्म सबसे बड़ा ईविल समझा जाता था। तो नाजिज्म प्लस ये प्लस वो प्लस, मतलब आप सोचिए कि जो इटालियन माफिया है वो हिटलर से मिल जाए, और हिटलर जो है वो सर्बिया का जो मिलोसेविच था, जिसने बोस्निया के हजारों मुस्लिम औरतों के साथ जो किया था वो आपको पता है, और फिर इंटरनेशनल एक्शन हुआ था। तो वो मिलोसेविच से मिल जाए, फिर उसमें जो लैटिन अमेरिका के जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनका वो भी मिल जाए, सब मिल जाए, तो जो कॉकटेल तैयार होगा। और उसमें और जोड़ दीजिए, जापान का यजुका भी मिल जाए, जो जापान का माफिया है। ये सब दुनिया भर के जितनी खतरनाक ताकत है, जो सबसे खतरनाक ताकतें हैं, इनके सामने तो देखिए भारत पाकिस्तान के तो अंडरवर्ल्ड की कोई हैसियत नहीं है, जो मैंने नाम लिया है। ये सब मिल जाएं, और फिर भी उससे आगे है नेतन्याहू। इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। इसको लताड़ के ना, मैं देखिए अब उस मोड में आ रहा हूं, मैं लताड़ना शुरू कर रहा हूं, और मैं इतना भयंकर वेव चलाऊंगा, इतनी भयंकर वेव चलाऊंगा कि उसके बाद यहां पर कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। अच्छा, ये मैं वेव चलाऊंगा फिलिस्तीन के सवाल पे भी और भारत के सवाल पे भी, एक में 10-10 वीडियो, एक दिन में 10-10 वीडियो। मैं भारत में भी सबका मुंह बंद कर देना चाहता हूं, जितने ये यूट्यूबर्स हैं, फर्जी बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, बिहार के बारे में झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलते हैं, सबके बारे में झूठ बोलते हैं, हिचकते हैं सच बोलने में। जो ये एंटी बीजेपी वाले, मैं क्या सबका नाम ले चुका हूं मैं, इंक्लूडिंग जो 1 करोड़ के ऊपर फॉलोअर्स, अभी बेकार, यूजलेस। उसी तरीके से मैं यहां पर भी कहूंगा, और वो जो कंटेंट चोर है जिसका नाम मैं लेता रहता हूं, वो आप समझ रहे होंगे। और उसके साथ देखिए, ये सब जितने फर्जीवाड़ा का अंत हो गया, ये हमास ने कह दिया, फर्जीवाड़ा का अंत हो गया है। इस समय मरने की लड़ाई है। अरब और इस्लामिक नेशंस को सामने आना होगा, और जैसा कि कतार ने जिस तरह के फ्यूनरल आज दिया है, उससे लग रहा है कि पूरी परिस्थितियां बदली हैं। देखिए, परिस्थितियां बदल सकती हैं, बदली हुई परिस्थितियों में देश भी बदलते हैं, व्यक्ति भी बदलते हैं, नहीं भी बदल सकते, और कल को बदल के कुछ और भी वो एक अलग चीज है। लेकिन इसमें कांस्टेंट फैक्टर है हमास और ईरान। बस 2 लोगों पे आप विश्वास करिए, हमास और ईरान। अब देखिए, अब इजरायली अखबार येडोथ एहरोनोत ने खुद इजराइल की चीड़-फाड़ कर डाली, और ये आप पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंत तक इस वीडियो को आप देखिएगा, आप समर्थन दे रहे हैं लगातार, आपका धन्यवाद। अंत तक वीडियो को देखिएगा, और 1000 हमें कम से कम कमेंट्स चाहिए। इसमें आप देखिए येडोथ एहरोनोत ने क्या कहा, ये इजराइल के अंदर की थिंकिंग बता रहा है। येडोथ एहरोनोत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि अटैक फेल हो गया, यह महत्वपूर्ण बात यह है कि नेतन्याहू का माइंडसेट क्या है, नेतन्याहू ने यह क्यों किया। और यह ऐसे समय में हुआ है
कि जिससे जब प्रिजनर्स रिलीज की बात, आंदोलन चल रहा है इजराइल में कि होस्टेजेस को फ्री करो, तो इस तरह का काम कि हमास की लीडरशिप को ही तुम मार दोगे, उन्हीं के पास होस्टेजेस हैं, वो तो चलो कहो बच गए, अगर वो मार दिए जाते तो क्या होता, उन प्रिजनर्स का क्या होता। देखिए ये सब बातें हम नहीं कह रहे हैं, अहरोनोत कह रहा है, ये डियोत अहरोनोत कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि अब पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट की तो कोई बात ही नहीं रह गई। और जो एयाल जमीर भी कह रहे थे आईडीएफ की चीफ के, वही बात, अब तो कोई उसकी बात ही नहीं रह गई, ये तो नेतन्याहू शुद्ध अपना एजेंडा चला रहा है। अरे भाई तुमको इतनी देर में समझ में आया, खैर तुम इजरायली हो, तुम्हें देर में समझ में आया, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। नेतन्याहू अभी भी बड़ी बड़ी बातें करेगा। अरे उसका कॉलर पकड़ के, ये कॉलर पकड़ के उसको खींच के जमीन पे गिरा के उसको उसी के लोग मारे, सीधी बात है। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ये सवाल उठने शुरू हो गए और ये चीजें उसी तरफ जा रही। नेपाल जैसी स्थिति, मैं नेपाल के बारे में अलग से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में लाऊंगा, मेरी एक बड़े नेपाल के विशेषज्ञ से बातचीत भी चल रही है। अब यहां देखिए, जब यूडोत एहरोनोत कह रहा है कि यार ये बताओ, नेतन्याहू से कह रहा है कि नेतन्याहू तो वो भी एक तरह से यही कह रहा है कि वो गैंग हो गया। वो कह रहा है कि जब कुछ मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रह ही नहीं गया तो फिर देश की ये पॉलिसी कैसे हो गई, ये तुमने कैसे कर दिया, और इसका क्या असर पड़ेगा इजराइल देश पे, फ्यूचर पे, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से अपना एक व्यक्तिगत एक फैसला नेतन्याहू ने लिया और उसको कर डाला। उसके बाद देखिए और अंतर्विरोध है, उन्होंने, इस अखबार ने कहा कि भाई हमास लीडर्स को असैसिनेट करने की बात तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन बार बार यही बात आती थी कि कतार न्यूट्रल देश है, कतार एक ऐसा देश है जहां बातचीत हो सकती है। हमेशा जब युद्ध होता है तो एक ऐसा देश होता है बातचीत हो सकती है, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था, बहुत सारे ऐसे देश थे जो न्यूट्रल थे, जहां कभी कभी वार्ताएं भी चला करती थी। अब ये जो कह रहे हैं कि कतार एक न्यूट्रल देश था, कतार पे हमने मार दिया, कतार की सॉवरेंटी को वायलेट किया, इसीलिए हम पहले हमला नहीं करते थे, अब हमने हमला कर दिया, क्यों किया? अरे रीजन तो कुछ होना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि जिसमें हमने इस तरह, केवल एक बात, नेतन्याहू का डेस्परेशन, नेतन्याहू की इनसिक्योरिटी। फिर यूडोत अहरोनोत एक और फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करता है, वो कहता है कि जो 4 लोग मारे गए, अच्छा 8 अगस्त को, क्योंकि आप 8 सितंबर को आप जानते हैं महत्वपूर्ण दिन, 8 सितंबर 2025, जिसमें जेरूसलम में 7 सेटलर्स मारे गए, 27 घायल हुए, और जबलिया में अपने हाथ से जो एक हमास फाइटर्स ने एक डिवाइस, एक्सप्लोजिव डिवाइस रख दी, फट गया, उसमें 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। वो मैं बता चुका हूं, उससे पूरा वीडियो बना चुका हूं, उस घटना का वीडियो भी आ गया है। मैं आज दिखा नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसको जरूर कल दिखाऊंगा, कल के शाम के वीडियो में इसको मैं जरूर दिखाऊंगा। या हो सकता है दिन का कोई दिन में, तो मैं ईरान पे एक वीडियो बनाना चाहता हूं, उसकी जो सैटेलाइट्स और जो नए रोबोटिक्स एक्सपेरिमेंट्स ईरान कर रहा है और वो क्या उसकी संभावना है, वो मैं कल बनाऊंगा। लेकिन शाम के वीडियो में मैं जरूर ये वीडियो दिखाऊंगा 8 सितंबर वाला। तो यूडोत अहरोनोत कह रहा है कि 8 सितंबर को 4 इजरायली सोल्जर्स मारे जाते हैं, 7 जेरूसलम में सेटलर्स मारे जाते हैं। बड़े खराब दिन था इजराइल के लिए। अभी 8 सितंबर 11 लोग मारे गए, उसमें सिविलियन 7 थे, और हालत खराब नेतन्याहू। तो उसने कहा लेकिन ये तो हो चुका है पहले, फर्स्ट इंतिफादा में, सेकेंड इंतिफादा में ऐसे कई दिन हुए जिसमें इससे ज्यादा 20-20, 25-25, 26-26, 40-40 इजरायलीज मारे गए हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई कि तुम्हें यह करना पड़ा, सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करके तुम्हें यह करना पड़ा? देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद एक और कंफ्यूजन कि जब अटैक हुआ तो ये स्मोत्रिच वगैरह ने कह दिया कि परफेक्ट, बिल्कुल सही हुआ, और नेतन्याहू ने कहा कि हमने जो आदेश दिया था, हमने जो ये कहा था कि हमास के लीडर्स मारे गए, वो 24 घंटे बाद हमने कहा था। तो अगर हम गलत होते हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं। मतलब ये देखिए अजीब सा बयान, हम गलत होते हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं। एक तरफ स्मोत्रिच कह रहा है परफेक्ट हुआ, दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहा है कि हमने जो ऑर्डर, एक तो 24 घंटे पहले ही हमने ऑर्डर इशू किया था
मतलब जल्दीबाजी में किया था एक तरह से, तो परफेक्ट कैसे हुआ? दूसरा, 24 घंटे बाद हमने ये कह दिया था कि ये ऑपरेशन फेल कर गया है, लेकिन अभी तक इजराइल ने ऑफिशियली नहीं कहा है कि फेल कर गया है। नेतन्याहू कह रहा है, मतलब नेतन्याहू और इजराइल, वही मैं कह रहा हूं, मैं आपको से जो बार बार कह रहा हूं कि इजराइल में अंदर जबरदस्त विघटन आ गया है। उसके बाद आप देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक विला डिस्कवर किया, जो मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था और वीडियो भी दिखाया था। उस विला को उन लोगों ने मैप वो किया, उसको सर्वेलेंस में रखा। उसके बाद ये था कि पहले मोसाद स्ट्राइक करे, मोसाद की एक टीम जाके सीधे हमला करेगी, लेकिन ये हुआ कि मोसाद जाएगी तो फिर वहां पर अमेरिकन बेसिस भी हैं। कल मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि ऊपर वहां पर जहां हमास के लीडर्स रह रहे हैं, बीच में दोहा है, उसके नीचे मतलब नॉर्थ की, दोहा से नॉर्थ हमास के जो लीडर्स जहां रह रहे थे, और दोहा से साउथ वो अमेरिकन बेस है, अल उदैद बेस, जिसपे ईरान ने हमला किया था। तो वो तो मोसाद के लोग एक कमांडो टीम भेजने से, अमेरिकन बेस है वहां, फिर उसके एयर डिफेंस ना एक्टिवेट हो जाए, ये सारी चीजें हुई। लेकिन एक बात और कंफर्म हो गई कि अमेरिका अपने एयर डिफेंस एक्टिवेट कर सकता था, और उसका ये करार है कतार के साथ कि अगर कोई हमला करेगा कतार पे तो अमेरिका, भाई उसके बेस है वहां अमेरिकन, तो वो करेगा। लेकिन अमेरिका ने अपने बेस एक्टिवेट नहीं किए, और पूरी साजिश अमेरिका और जो इजराइल की मिली भगत है वो सामने आ गई। और यही बात हमास के लीडर ने भी आज जो कहा है। उसके बाद देखिए, जो कतारी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थनी, उन्होंने यही कहा है कि ब्लेटेड बिट्रेयल, एक्चुअली वो कतारियों के लिए तो ये एक तरह का वो है, द्रोह है ना, मतलब ये तो एक तरह की बिट्रेयल है, धोखा है ये। और इसमें क्योंकि वो तो अपने को मानते थे, उनका तो इजराइल के साथ ट्रेड था, सब कुछ था, लेकिन चलो यही होता है, यही होता है, यही होता है। अमेरिका भी पहले न्यूट्रल था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। जब जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अटैक किया और जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटैक किया, तब अमेरिका को समझ में आया। उसके बाद इसमें यह भी है, कुछ कतारी भी इसमें घायल हुए हैं, अभी वो उसकी क्लैरिटी भी नहीं हुई है। अब इसको लेके देखिए एक बवाल मचा हुआ है कि कतारी कुछ पुलिसमैन घायल हुए हैं इसमें, इस पूरे अटैक में। और यहां पर यह भी हो रहा है कि यह कैसे हो गया कि इजराइल ने तुरंत 24 घंटे में पता लगाया, 24 घंटे पहले पता लगाया कि वो वहां जाने वाले हैं, ऑर्डर भी हो गया, और उसके बाद कर भी दिया, और कुछ ही देर पहले वहां से ये लोग निकल गए हमास के। अब ये भी देखिए महत्वपूर्ण बात है, इसमें भी सीधी बात है कि कोई ना कोई हमास का आदमी इजराइल के अंदर है। और मैं आपको 20 बार कह चुका हूं ये बात, बहुत गंभीर बात है ये। हमास के लोग इजरायली एस्टैब्लिशमेंट में उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, ईरान के लोगों ने किया हुआ है। ईरान की तो कितने जूस पकड़े गए हैं जो ईरान के लिए काम कर रहे हैं, आपको मैं बताता रहा हूं लगातार। सारे पिछली बातों का सार एक तरह से आज निकल के आया है। फिर उसके बाद देखिए, जो सीधी बात उन्होंने कही है कि अब जो है कोई इसमें अब कोई सवाल नहीं रह जाता, कोई बातचीत का तो इशू उठता ही नहीं है। अब सीधे सीधे इजराइल को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो नेतन्याहू के साथ जाए या वो एक अलग रास्ता अपना, इजराइल एज अ कंट्री को डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए। अच्छा, अब यहां पर देखिए, जो ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं अब्दुल रहमान मूसवी, उन्होंने कतार के मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर है सऊद बिन अब्दुल रहमान अल थनी, उनसे उन्होंने कहा हम लोग कतारी जनता को अकेले नहीं छोड़ेंगे ऐसे समय। हम लोग जानते हैं इजराइल अमेरिका मिलके इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, हम पे भी हमला किया। कतार को जिस तरह की भी मदद चाहिए ईरान देने को तैयार। ये देखिए बड़ी बात है, ईरान का ये बयान, कतार की मदद के लिए हम खड़े। और अब इसके बाद कोई ऐसी स्थिति नहीं बन जाती, अरब मुल्क कोई ये नहीं कह सकता, ये सब जो लोग कुछ लिखते रहते हैं जस्टिस फॉर एशिया वगैरह, ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि शिया सुन्नी एकता बहुत जरूरी है इस समय। कोई नहीं बचेगा, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी, वो मुसलमान तो छोड़ ही दो, हम लोग सब लोग उसमें देखिए लगे हैं। इसलिए इस समय जो कॉल आ रही है, जो ईरान कतार के साथ खड़ा है, सऊदी अरेबिया भी देखिए, जो कतार करता है उसके पीछे सऊदी अरेबिया होता है।
ये बात होगी। अच्छा, अब देखिए, अब एक बड़ी घटना वेस्ट बैंक में हुई है जिसके बारे में मैं कल डिटेल विस्तार में चर्चा करूंगा। हो सकता है अलग वीडियो बनाऊं, नहीं तो शाम को जब मैं वो 8 सितंबर वाला वीडियो दिखाऊंगा उसमें भी। तुलकरेम में आज वेस्ट बैंक में 1:20 दिन में 1:20 PM जो फिलिस्तीनी टाइम, उसमें आप सोचिए तुलकरेम में इतने 20,000 फिलिस्तीनी डिस्प्लेस हो चुके हैं। 4 महीने से ऊपर हमला चल रहा है। इजराइल ने कहा रेजिस्टेंस खत्म हो गया। मैंने लेकिन क्या कहा? मैंने कहा था रेजिस्टेंस जिंदा है वेस्ट बैंक में, और वो हो गया। रेजिस्टेंस ने एक इजरायली नेमर व्हीकल में एक्सप्लोजिव दाग दिए तुलकरेम में, गाजा में नहीं, आज दाग दिए। हड़कंप मचा हुआ है इजराइल में। उनको समझ में नहीं आ रहा। उधर जेरूसलम में 8 सितंबर को 7 लोग मार दिए गए, आज सोल्जर्स पे हमला हो गया। इतने दिनों बाद हमास की ये कैपेबिलिटी कैसे? थर थर कांप रहे हैं। ये वो वाला कांपना नहीं जैसे जो बीजेपी वाले कहते हैं हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान थर थर कांप रहे हैं, वो वाला नहीं। ये असली थर थर कांप रहे हैं। ये डाइपर आर्मी जो इजराइल की है, ये थर थर कांप रही है। सारा पूरा इनका जो एक हमले में, इसमें 2 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हैं, अभी उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, लेकिन उससे इतना इजराइल डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है। और एक चीज और बता दें आपको जिससे इजराइल घबराया हुआ है, वो है वेस्ट बैंक में एक थर्ड इंतिफादा। मैं बार बार कह रहा हूं, इंतिफादा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन इंतिफादा जो है वेस्ट बैंक के, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, इजरायली बहुत डरते हैं इंतिफादा से, और वेस्ट बैंक में इंतिफादा दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है। इंतिफादा हो गया है, होने वाला है, जैसा भी आप कहिए। जो 30 लाख लोग हैं वेस्ट बैंक के, वो एक साथ निकलते हैं और एक साथ वो जो करते हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हमास इसी चीज को देख रहा था कि इंतिफादा वेस्ट बैंक में हो जाए। गाजा में ऑलरेडी वो सैनिक रूप से जीत चुका है, और वेस्ट बैंक में इस बार इंतिफादा होगा एक ऐसी परिस्थिति में कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी के खिलाफ भी होगा। पहले जो होते थे, जो 2 हुए, उस समय PLO और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ये लोग क्रांतिकारी माने जाते थे, लेकिन अब तो प्रति क्रांतिकारी माने जाते हैं, गद्दार माने जाते हैं। तो अब जो होगा इंतिफादा, उसमें सब के सब ये लोग इनके खिलाफ भी होगा, यानी सारा कूड़ा करकट साफ हो जाएगा। महमूद अब्बास ने कतार वाली घटना पे अभी तक 2 शब्द बोले हैं, लेकिन कुछ उसके आगे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। नेतृत्व, यानी जो अरब देश ये चाह रहे थे कि हमास को इजराइल खत्म कर दे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी खत्म कर दे, उनको हमास का नेतृत्व मानना पड़ा। कितनी बड़ी बात यह हो गई है, इस पर मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मैं आज का प्रसारण यहीं समाप्त करना चाहता हूं। कल मैं फिर कुछ वीडियोज लेके आऊंगा ईरान पे, और फिर जो फिलिस्तीन का रेगुलर वीडियो आता है, मैं वेव जब चलाऊंगा, एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियोज फिलिस्तीन पे आ रहे हैं, उधर भारत पे आ रहे हैं, बवाल एकदम। तो वो भी एक वेव जल्दी ही शुरू हो जाएगी, कल मैं अनाउंस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।